हेलो दोस्त, अगर आप एक टीचर हैं, एक अभिभावक हैं या किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि लर्निंग थ्योरीज न सिर्फ एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं बल्कि आपको ये भी समझाती हैं कि बच्चा आखिर सीखता कैसे है। आज हम हर थ्योरी को उसके एक्सपेरिमेंट के साथ इतनी गहराई से समझेंगे कि आपको कभी भूलना ही नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं पावलोव। पावलोव की थ्योरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसे रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। एसआर बॉन्ड थ्योरी भी स्टिमुलेंट रिएक्शन बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी। इवान पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे। रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके सीखने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया खोजी जिसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? इवान पावलोव। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? इन्होंने देखा कि जब कुत्ते को खाना दिया जाता है तो उसके मुंह में पानी यानी वो लार टपकाने लगता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरे चरण में इन्होंने जब उस कुत्ते को भोजन दिया तो घंटी भी बजाई। हर बार घंटी बजाने की तुरंत बाद खाना दिया जाता। ऐसा कई बार दोहराया गया। तीसरे चरण में इन्होंने देखा कि कुछ दिन बाद सिर्फ घंटी बजाने पर ही कुत्ते के मुंह से पानी आने लगा, भले ही खाना न दिया जाए। यानी अब घंटी ही उसके लिए भूख की प्रतिक्रिया बन गई। निष्कर्ष की घंटी बजी तो भूख की प्रतिक्रिया हुई, लार टपकना शुरू हुई। इसी को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, सीखना अनुभव का परिणाम। अगले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इनका प्रसिद्ध प्रयोग एक बिल्ली पर है। इन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया जिसका दरवाजा एक लीवर के दबने से खुलता था। शुरुआत में बिल्ली इधर उधर कूदी और उसने पिंजरे को खरोचा। अचानक बिल्ली का पंजा लीवर पे पड़ गया और दरवाजा खुल गया। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई। धीरे धीरे बिल्ली सीधे लीवर दबाने लगी। इसका निष्कर्ष ये निकला कि लर्निंग हैपेंस बाय ट्रायल एंड एरर, यानी प्रयत्न और भूल से बार बार प्रयत्न करने से आदमी सीखता है। लर्निंग हैपेंस बाय ट्रायल एंड एरर। इन्होंने सीखने के 8 महत्वपूर्ण नियम दिए हैं जिन पर चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इनके सिद्धांत को ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा गया, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। इनके सिद्धांत का अन्य नाम संबंधवाद भी है, कनेक्शनिज्म। इनके सिद्धांत को एसआर थ्योरी भी कहा गया। एस से स्टिमुलस, आर से रिस्पॉन्स। इनके सिद्धांत को स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी कहते हैं, एसआर थ्योरी। संबंधवाद भी कहते हैं और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए अब अगले वैज्ञानिक बीएफ स्किनर पर चलते हैं। ये एक जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनके प्रयोग को हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है। जब वह अच्छा काम करता है तो उसे चॉकलेट मिलती है और जब शरारत करता है तो डांट पड़ती है। अब आप बताइए बच्चा आगे क्या करे, ज्यादा अच्छे काम या शरारत? यही सवाल एक महान मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर के दिमाग में भी आया और उन्होंने ऐसे प्रयोग किए जिन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि व्यवहार को कैसे बदला जा सकता है। बीएफ स्किनर एक व्यवहारवादी थे। उनका मानना था कि इंसान का व्यवहार उसके वातावरण से बनता है। उन्होंने कहा अगर हम किसी व्यवहार के बाद मिलने वाले परिणाम को बदल दें तो हम उस व्यवहार को भी बदल सकते। अब सवाल यह है कि उन्होंने ये कैसे साबित किया। स्किनर ने एक खास डिब्बा बनाया जिसे हम स्किनर बॉक्स कहते। इस बॉक्स के अंदर एक चूहा रखा गया, एक लीवर लगा था और एक मशीन भी लगी थी जो खाना देती। शुरुआत में चूहा कुछ नहीं जानता था। वह इधर उधर घूमता रहा, सूंघता रहा। अचानक गलती से उसका पैर लीवर पर पड़ता है और टिक, उसे खाना मिल जाता है। अब क्या हुआ? चूहा सोचने लगा, अरे ये क्या हुआ? वह फिर से लीवर दबाता है और फिर खाना मिलता है। धीरे धीरे चूहा सीख गया कि अगर मुझे खाना चाहिए तो मुझे लीवर दबाना हो। यहाँ स्किनर ने यह साबित कर दिया कि जिस व्यवहार के बाद इनाम मिलता है वह व्यवहार बार बार दोहराया जाता है। स्किनर ने कबूतर पर भी प्रयोग किया। उन्होंने पहले कबूतर को सिर्फ बटन छूने पर खाना दिया, फिर थोड़ा और स्पेसिफिक काम करने पर खाना दिया, फिर पूरा एक्शन करने पर, जैसे घूमना, किसी खास निशान को पहचानना। इस प्रोसेस को कहते हैं शेपिंग ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार में छोटे छोटे स्टेप में बदलाव। स्किनर ने एक बहुत आसान फार्मूला दिया, बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर बिहेवियर। अगर कॉन्सिक्वेंस अच्छा है, परिणाम अच्छा है तो व्यवहार बढ़ेगा, अगर परिणाम बुरा है तो व्यवहार घटेगा। जैसे बच्चा होमवर्क करता है तो उसे टीचर शाबाशी देती है। अब बच्चा
और होमवर्क करेगा। अगर बच्चा शरारत करता है तो उसे डांट पड़ती है, शरारत कम होगी। यानी हम सबकी लाइफ में स्किनर का सिद्धांत रोज काम आता है। री इन्फोर्समेंट को बहुत आसान तरीके से समझे। पॉजिटिवली इन्फोर्समेंट, अच्छा काम, इनाम, जैसे नंबर, गिफ्ट आदि आदि। नेगेटिव इन्फोर्समेंट, अच्छा काम, बुरी चीज हट जाती है, जैसे काम करने पर डांट नहीं पड़ती, गलत काम तो सजा मिलती है। एजुकेशन में इसका उपयोग आज स्कूलों में स्टार देना, गुड रिमार्क लिखना, रिवार्ड देना, ये सब स्किनर के सिद्धांत पर आधारित। टीचर जाने अनजाने में हर दिन ऑपरेंट कंडीशनिंग का यूज करते हैं। तो दोस्तों, स्किनर ने हमें यह सिखाया कि इंसान या जानवर का बिहेवियर फिक्स नहीं हो, उसे बदला जा सकता है। बस सही समय पर सही री इन्फोर्समेंट देना जरूरी है। अब बात करते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत की। इसके अनुसार सीखना अचानक होने वाली समझ का परिणाम है। एक जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था वोल्फगैंग कोहलर। उन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग करके सीखने की एक नई प्रक्रिया खोजी जिसे इनसाइट लर्निंग या गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी कहा गया। इनसाइट लर्निंग थ्योरी का अर्थ है अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत। कोहलर ने एक चिंपांजी को एक कमरे में बंद रखा। उस कमरे के छत से केले लटके थे और फर्श पर कुछ लकड़ी के बॉक्स इधर उधर पड़े हुए थे। चिंपांजी उन केलों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, परंतु वह केले उसकी पहुंच से बाहर थे। चिंपांजी समस्या को समग्रता से देख रहा होता है। अचानक वो बॉक्सेस को जोड़कर केले तक पहुंच जाता है। ये अचानक आई समझ उसकी अंतर्दृष्टि का परिणाम थी। इस आधार पर कोहलर महोदय ने निष्कर्ष निकाला कि अधिगम अचानक होने वाली समझ का परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम के मुख्य तत्व हैं अचानक समझ, समग्र दृष्टिकोण, पूर्व अनुभवों का उपयोग एवं लक्ष्य उन्मुख व्यवहार। कोहलर के सिद्धांत को गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ ही है एक आकृति या एक पूर्ण आकार। यह सिद्धांत कहता है कि हमारा दिमाग चीजों को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक संपूर्ण रूप में देखता है। आसान उदाहरण सोचिए, आप किसी दोस्त का चेहरा देखते हैं तो क्या आप पहले उसकी आंख, फिर नाक, फिर कान अलग अलग देखते हैं? नहीं, आप एक बार में ही उसका पूरा चेहरा पहचान लेते हैं। यही गेस्टाल्ट है। हम पूरा पैटर्न देखते हैं, छोटे छोटे टुकड़े नहीं। गेस्टाल्ट के कुछ संगठनात्मक नियम हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि हमारा दिमाग बिखरी हुई चीजों को कैसे व्यवस्थित करता है। इसके 5 मुख्य नियम हैं। पहला, निकटता का सिद्धांत। जो वस्तुएं एक दूसरे के करीब होती हैं, हमारा दिमाग उन्हें अलग अलग मानने के बजाय एक समूह के रूप में देखता है। दूसरा नियम है समानता का। जो चीजें एक जैसी दिखती हैं रंग या आकार में, हम उन्हें खुद ब खुद एक ही कैटेगरी या समूह में रख देते। तीसरा नियम है समापन या पूर्णता। हमारा दिमाग अधूरापन पसंद नहीं करता। अगर कोई आकृति थोड़ी अधूरी भी है तो हमारा मस्तिष्क उसे अपने आप पूरा करके देखता है। चौथा नियम है निरंतरता का नियम। हम वस्तुओं को अलग अलग देखने के बजाय एक सीधे या वक्र प्रवाह में देखना पसंद करते हैं। चौथा नियम है फिगर ग्राउंड। हम किसी भी दृश्य में मुख्य वस्तु और उसके पीछे की पृष्ठभूमि के बीच तुरंत अंतर कर लेते हैं। एक टीचर के तौर पर बच्चों को कोई भी टॉपिक समग्र तरीके से पढ़ाना चाहिए। जैसे अगर आप पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं तो पहले बच्चों को पूरा पेड़ दिखाइए, उसके बाद उसके पत्ते, फिर जड़ और टहनियों के बारे में बताना चाहिए। इसे पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र भी कहते हैं। यह सिद्धांत न केवल मनोविज्ञान में बल्कि डिजाइनिंग, कला और कठिन समस्याओं को सुलझाने में बहुत उपयोगी है। याद रखिए, कोहलर ने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था जिसने अचानक आई सूझ से समस्या का समाधान निकाला था। दोस्तों, जब सीखने के सिद्धांतों की बात हो तो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे की चर्चा किए बगैर यह चर्चा अधूरी ही रहेगी। जीन पियाजे ने सीखने के 4 चरण बताए हैं। इन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया, इन्होंने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से अपना सिद्धांत दिया है। पियाजे का मानना है कि बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है, बल्कि वह एक नन्हा वैज्ञानिक जो दुनिया को खुद एक्सप्लोर करता है। उन्होंने अपनी थ्योरी के लिए कोई लैब एक्सपेरिमेंट नहीं किए, बल्कि अपने ही बच्चों को गहराई से ऑब्जर्व किया और यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। पियाजे का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह था कि सीखना
उम्र पर निर्भर करता है। लर्निंग डिपेंड्स ऑन एज, यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका मस्तिष्क परिपक्व होता है, तभी वह नई और जटिल चीजें सीख पाता है। उन्होंने सीखने की अवस्था को 4 भागों में बांटा। पहला चरण संवेदीगामक अवस्था। ये अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों से देखना, सुनना, छूना और शारीरिक गतिविधियों, हाथ पैर चलाना के माध्यम से दुनिया को समझता है। इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वस्तु स्थायित्व। शुरुआत में अगर आप बच्चे से कोई खिलौना छिपा दें तो उसे लगता है कि वह खिलौना खत्म हो गया, लेकिन 2 साल के अंत तक वह यह समझने लगता है कि वस्तु वही है, बस उसकी नजरों के सामने नहीं है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा है। इस समय बच्चा भाषा तो सीख जाता है, लेकिन उसमें अभी तर्क का अभाव होता है। इस अवस्था में 2 मुख्य बातें दिखती हैं। पहला, आत्म केंद्रितता। बच्चा सोचता है कि दुनिया वैसी ही है जैसी वह देख रहा है। दूसरा है जीववाद। उसे लगता है कि निर्जीव चीजों जैसे गुड्डे गुड़ियों में भी जान है। इसके बाद आती है तर्क की शुरुआत, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बालक के विकास की तीसरी अवस्था है। ये 7 से 11 वर्ष तक हो। यहाँ बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है, लेकिन वह केवल उन्हीं चीजों पर तर्क कर सकता है जिन्हें वह देख सकता है, यानी मूर्त चीजें, कंक्रीट वस्तुएं। मुख्य शब्द पलटावी गुण और संरक्षण। अब बच्चा पलटावी गुण समझ जाता है कि यदि बर्फ से पानी बन सकता है, दोबारा बर्फ भी बन सकती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा वर्गीकरण और संख्या के बोध को अच्छी तरह समझने लगता है। बालक के विकास की अंतिम अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से वयस्कता तक। यह अमूर्त सोच की अवस्था है। अब बच्चे को तर्क करने के लिए चीजों का सामने होना जरूरी नहीं होता है। अब वह क्या होगा अगर जैसे जटिल सवालों को हल कर सकता है। दर्शन, राजनीति और कठिन गणित को समझने की क्षमता इसी अवस्था में विकसित होती है। तो दोस्तों, पियाजे के सिद्धांत का सार यही है कि संज्ञानात्मक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो उम्र के साथ विकसित होती है। पियाजे के बाद हम रूस के महान मनोवैज्ञानिक लेओ वाइगोत्स्की के बारे में भी बात कर लेते हैं। जहां पियाजे उम्र को महत्व देते थे, वहीं वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा समाज और संस्कृति से सीखता है। इनके सिद्धांत को सामाजिक विकास का सिद्धांत, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा अकेले नहीं सीखता, वह अपने बड़ों और समाज के साथ घुल मिलकर ज्ञान का निर्माण करता है। उनके सिद्धांत के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, यमकेओ, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। यमकेओ का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी अन्य। सबसे पहले यमकेओ, इसका मतलब है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे उस विषय में बच्चे से ज्यादा जानकारी हो। यह कोई शिक्षक हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, यहाँ तक कि बच्चे का कोई दोस्त या छोटा भाई बहन भी हो सकता है, अगर उसे वह काम और अच्छी तरीके से आता है। यम के ओ का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी अन्य। अब बात करते हैं जेडपीडी। मान लीजिए बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, वह खुद पैडल मार सकता है, यह उसका वर्तमान स्तर है, लेकिन वह बिना गिरे साइकिल पूरी तरह नहीं चला पा रहा। वह क्षेत्र जहां वह किसी की मदद से लक्ष्य तक पहुंच सकता है, उसे ही जेडपीडी यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। जेडपीडी को पार करने के लिए जो मदद दी जाती है उसे वाइगोत्स्की ने स्कैफ फोल्डिंग कहा। स्कैप फोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा कहा है। ध्यान रहे, यह मदद अस्थायी नहीं होती। जब बच्चा साइकिल खुद संतुलित करना सीख जाता है तो पिता हाथ हटा लेते हैं। इसी अस्थायी मदद को स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा को बहुत महत्व दिया। उन्होंने प्राइवेट स्पीच यानी खुद से बात करने के बारे में बताया। जब बच्चा खेलते हुए खुद को निर्देश देता है तो वह वास्तव में अपने व्यवहार और सोच को नियंत्रित कर रहा होता है। निष्कर्ष यह है कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज, संस्कृति और भाषा ही बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की नींव है। परीक्षा के लिए याद रखिए, जहाँ समाज और सहयोग की बात आए वहाँ वाइगोत्स्की का नाम आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, पियाजे और
वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिकों और उनके सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त। अगले वीडियो में हम टालमैन और बंडूरा जैसे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।